हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अगर 9th क्लास की हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो टोटल ओवरऑल 4 चैप्टर्स हमारे पास होते हैं, जिसमें से ये चैप्टर नंबर 3 होता है अगर सिलेबस के हिसाब से आप देखो तो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसके बाद जब आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे तो चैप्टर नंबर 4 के अंदर आप पढ़ोगे इस एटम की स्ट्रक्चर। यानी अभी तो फिलहाल ये जान लेंगे कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, किस तरह से फार्मूला बनता है, ये सारी बातें हम लोगों को समझ में आ जाएंगी। इसके बाद जब चैप्टर नंबर 4 पढ़ने की बारी आएगी ना, तो उसमें आप एक एटम को पिकअप करोगे और उस एटम के बारे में, उस एटम की इंटरनल डिटेल्स के बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है। और मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे ना, वो आपके आगे तक केमिस्ट्री में काम आएगा, 10th क्लास में काम आएगा, या उसके अलावा अगर आप 11th में साइंस लेते हो तो वहाँ पर भी वर्क करेगी ये सारी चीज़ें। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल का बच्चों बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। मैं सारी बातें बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके चलूँगा और धीरे धीरे ग्रो अप करते करते मैं आपको इस चैप्टर में सारी की सारी चीज़ें सिखा दूँगा, जितना भी यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर में। तो देख लो आप, जब आपको डायग्राम से यहाँ पे कुछ नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे आपको ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर एक एटम है। मतलब ये पूरी एंटायर स्ट्रक्चर को जूम करके दिखाया हुआ है, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर एटम है। ऐसा मत अज्यूम करना कि सर जो बीच में ये रेड से रंग की बॉल नज़र आ रही है ये एटम है ना, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर एटम है। और साइड में जो आपको एक रोटेटिंग पार्ट नज़र आ रहा है, ये रोटेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें बहुत सारे डिफरेंट एटम्स को आपस में कंबाइन कर दिया है मैंने। मैं इसको मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ? मॉलिक्यूल बोल सकता हूँ। ये मेरा एटम है, ठीक है, दिस इज़ माय एटम। तो ये तो मेरा एटम हो गया और ये मेरा क्या हो गया सर? ये मॉलिक्यूल हो गया। तो इसका मतलब हल्का सा आइडिया तो लग गया होगा। आइडिया क्या लगा होगा कि एटम्स को मिला के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, यानी मॉलिक्यूल का साइज एटम से तो बड़ा होगा ना। आप 2 एटम या 2 से ज़्यादा एटम को जब आपस में कंबाइन करोगे तब मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो जो ये स्ट्रक्चर तुम्हें रोटेटिंग फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये स्ट्रक्चर एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर है, जहाँ पे डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन हो रखे हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल जानना ये ज़रूरी है कि सर ये एटम वर्ड का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एटम। ठीक है, देख लो अभी इस वाले एटम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रोटेट हो रही हैं ना, बहुत सारे अलग अलग ऑर्बिट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें रोटेट हो रही हैं, बट ये कंप्लीट स्ट्रक्चर एक एटम है। ये एटम की ऐसे मान लो इंटरनल स्ट्रक्चर तुम्हें दिखाई गई है। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में इस चैप्टर में आप नहीं पढ़ोगे, है ना। इंटरनल स्ट्रक्चर एटम की नेक्स्ट चैप्टर में आएगी। यहाँ पे तो बस ओवरऑल एटम क्या होता है और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं एटम की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा। अब आप यहाँ पे ज़रा इसको ध्यान से देखो, आपको ये बड़ी काफ़ी जूम करके स्ट्रक्चर नज़र आ रही है। ये सैंड का, रेत का एक पार्टिकल है, इट्स अ सैंड ग्रेन। क्या है ये? सैंड ग्रेन, यानी रेत का एक छोटा सा पार्टिकल है। जूम करके देखा गया तो उसके अंदर छोटे छोटे कितने सारे एटम्स बने हुए हैं। यस और नो? यानी सैंड ग्रेन एक छोटे से रेत का पार्टिकल, जो में इतना छोटा सा पार्टिकल दिखता है, उसके अंदर भी कितने सारे एटम्स होते हैं। यानी बच्चों, अगर मैं यहाँ पे एक डॉट लगा दूँ ना, ये हल्की सी मैंने डॉट लगाई यहाँ पे, तो इस छोटी सी डॉट के अंदर भी मिलियंस में एटम्स प्रेजेंट हैं। तो यानी एटम का साइज इसका मतलब बहुत छोटा होता होगा। यस, ऑब्वियस सी बात है। आपकी बॉडी, मेरी बॉडी या दुनिया में सब कुछ एटम से मिलके बना हुआ है। यानी कि सबकी बॉडी के अंदर एटम्स हैं, एटम से मिलके आपकी बॉडी ऑर्गन्स बने हैं, सेल्स बने हैं, टिश्यूज़ बने हैं, सब कुछ एटम से मिलके बना है। जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, टेबल, चेयर, वॉल, सब में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप फिलहाल जिस मोबाइल स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हो, वो मोबाइल या लैपटॉप में भी एटम्स प्रेजेंट हैं। आपके पास जो नोटबुक या पेन पेंसिल है, उसमें भी एटम्स प्रेजेंट हैं। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम। जैसे आपने बायोलॉजी में पढ़ा था ना, बायोलॉजी के केस में अगर देखें तो बॉडी की बायोलॉजिकल वे में अगर देखें तो बॉडी के अंदर सबसे स्मॉल यूनिट क्या होती है? सेल होता है। छोटे छोटे सेल से मिला के हमारी बॉडी बनती है धीरे धीरे। तो ये तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो गया कि सर बायोलॉजी के पर्पज़ से ऐसा हम लोग समझते हैं। और फिर हम लोग सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, कौन कौन से इसके अंदर बॉडी ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी की सबसे छोटी यूनिट सेल होती है। बट अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेल की बात ना करके क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। कि एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द नेचर, यानी हमारी बॉडी के अंदर या जितने भी लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं सब में एटम प्रेजेंट होता है।
अभी जैसे सेल है, नॉन लिविंग चीज़ों में तो सेल प्रेजेंट नहीं होते हैं ना, वो तो डेड हो जाते हैं, बट हमारे पास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में एटम ज़रूर प्रेजेंट है। आपके पास वाटर बॉटल है, उसके अंदर लिविंग यानी बायोलॉजिकल सेल तो हो नहीं सकता, बट उसके अंदर एटम्स ज़रूर प्रेजेंट होंगे। और एटम का साइज इतना छोटा होता है, आप देख लीजिए एक सैंड के पार्टिकल में, एक सैंड यानी एक रेत का छोटा सा पार्टिकल, उसके अंदर भी थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होते हैं। यानी इससे समझ में आता है कि एटम इतना छोटा होता है कि उसको आईज से आप नहीं देख सकते। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि एटम्स को आप एक पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे, इतना छोटा होता है एटम। माइक्रोस्कोप भी वहाँ पे काम नहीं करती है, सिंपल अगर बात करें तो। अच्छा, थोड़ी सी बात और करते हैं। अब आप ध्यान से देखो इसे। ये पर्सन क्या कर रहा है, छोटे छोटे से ईंटों को, है ना, ब्रिक्स को रख के एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। यानी कि इस जगह पे ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक, ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक। मैं बोल सकता हूँ आराम से, यस सर, ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक। यानी छोटी छोटी ईंटों को मिला के एक बड़ी सी जाइंट वॉल क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे ईंट यानी ये ब्रिक एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह बिहेव कर रही है। जिस तरह से एक ब्रिक को ऐसे ऐसे छोटी छोटी सी बहुत सारी ब्रिक को रखो एक के ऊपर एक, ऐसे आप ज्वाइन करते जाओ तो पूरी बड़ी सी वॉल प्रिपेयर हो जाती है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे एटम्स को मिला के, है ना, बहुत सारे एटम्स को मिला के क्या बन जाती है, तो पूरी एटम्स को मिला के हमारे पास मॉलिक्यूल्स क्रिएट हो जाते हैं। और फिर उन मॉलिक्यूल्स को मिला के डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स क्रिएट हो जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी जो छोटे से छोटा पार्ट है दैट इज कॉल्ड एटम। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी क्लासिफिकेशन आएगा या इसके डेफिनेशन बोली जा सकती है कि एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब समझ में आ गया भाई, जैसे ब्रिक है, ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वॉल, है ना, ब्रिक इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वॉल। वॉल को बनाने के लिए ब्रिक का मेन कंट्रीब्यूशन है, बिना उसके आप वॉल नहीं बना सकते। इसी तरह से कोई भी मैटर है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड हो, गैस हो, हर एक चीज़ के अंदर एटम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, जैसे छोटे छोटे से टॉयज़, ऐसे जॉइंट बिल्डिंग बनाने वाले छोटे छोटे से पार्ट्स आते हैं ना से, तो इस तरह के टॉयज़ में इन छोटे छोटे पार्ट्स को आपस में ज्वाइन करके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर क्रिएट की जाती हैं। तो इसी तरह से छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स को मिला के एक बड़ा मैटर, ये एक बड़ी बॉडी डिज़ाइन होती है, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो चाहे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो। तो पूरे एंटायर वर्ल्ड में सब कुछ मैटर से मिलके बना हुआ है। आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हो सब कुछ मैटर से मिलके बना हुआ है। और वो मैटर के अंदर हैं क्या अल्टीमेटली? सर, मैटर के अंदर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो बातें समझ में आ रही हैं थोड़ा थोड़ा? ठीक है, अब एग्जैक्ट डेफिनेशन पे आते हैं कि सर डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे। एटम की डेफिनेशन ध्यान से पढ़ो। An atom is the smallest particle that may or may not be capable of independent existence. एटम वो सबसे छोटा, ये छोटे से छोटा वो पार्टिकल होता है जिसका एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंटली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा, मैंने इसके अंदर भी नाम दे दिया He। ये मेरा हीलियम एटम है। कौन सा? हीलियम। हीलियम एक गैस होती है ना, एक एलिमेंट एक तरह का। तो ये हीलियम का मैंने एटम बनाया। ठीक है, बड़ा सा एटम बनाया ताकि तुम्हें दिख जाए। तो हीलियम का एटम नेचर में इसी तरह पाया जाता है, यानी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसका, ये साथ में किसी के अटैच नहीं होगा। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होने का मतलब क्या है? इसके साथ में कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको, ये अकेला ही मिलेगा। यानी अकेले अकेले अलग अलग हीलियम के एटम मिलते हैं। बट अगर बात करें हाइड्रोजन के एटम की, तो हाइड्रोजन का एटम अकेला नहीं मिलेगा, ये साथ में किसी के और साथ कंबाइन होके मिलेगा। लाइक ऐसे कि या तो इसके साथ कंबाइन होके मिलेगा, या फिर हो सकता है ये क्लोरीन के साथ कंबाइन होके मिले, है ना। ये सारे सिंबल तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगे। Cl क्लोरीन का सिंबल होता है, H हाइड्रोजन का होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम कैसे हुआ? अकेला नहीं मिला, हाइड्रोजन किसी के साथ कंबाइन होके मिला। तो इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इनके नहीं है, क्योंकि ये अकेले नहीं मिल पा रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नॉट पॉसिबल, है ना। यहाँ पे इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो पाया है। इस वजह से ये आपके अलग तरह से काम करेंगे, ये आपका अलग तरह से काम करेगा। है ये भी एटम, और इसमें से किसी को भी पकड़ लो इन चारों में से, ये भी सारे क्या हैं? एटम हैं। डिफरेंस कितना हुआ कि सर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हो सकता है वो एटम अकेला रहना पसंद करता हो, यानी अकेला पाया जाता हो। जैसे हीलियम एटम है, ये अलग अलग ही मिलेंगे, ये किसी के साथ अटैच नहीं होते हैं।
जबकि हाइड्रोजन का एटम है या क्लोरीन का एटम है, ये किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच होके ही मिलते हैं नेचर में, ये अलग से इंडिपेंडेंटली पाए नहीं जाते। तो सर एक हाइड्रोजन का एटम दूसरे हाइड्रोजन के एटम से अटैच हो गया, एक हाइड्रोजन का एटम एक क्लोरीन के एटम से अटैच हो गया, यानी ये इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल नहीं पाए जाते नेचर में। तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई, और करके बीच में एक और बना लेंगे बड़ा सा, दूसरी डेफिनेशन इसके नीचे लिखी हुई है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। दूसरे तरह से एटम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एटम वो छोटा सा पार्टिकल है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, लाइक जैसे सिंपल सी बात, केमिकल रिएक्शन में आपको ऐसे समझ लो कि आप कोई भी दो कंपाउंड को आपस में मिला रहे हो, दो चीज़ों को आपने आपस में मिलाया, उनसे कोई नई चीज़ बनी। जैसे एग्जांपल हाइड्रोजन लूँ मैं यहाँ पे, है ना, हाइड्रोजन आपने लिया, हाइड्रोजन को आपने मिलाया नाइट्रोजन के साथ, है ना, हाइड्रोजन को मिलाया नाइट्रोजन के साथ और उससे अमोनिया गैस बन गई। कौन सी गैस? अमोनिया गैस बन गई। तो ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन के एटम इन्वॉल्व हैं, इस केमिकल रिएक्शन में नाइट्रोजन के एटम इन्वॉल्व हैं। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके एक नई चीज़ बना ली जिसका नाम क्या है? अमोनिया। तो इसका मतलब एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हुआ जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इट विल टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। हर एक केमिकल रिएक्शन में क्या होंगे? एटम्स होंगे। भाई जैसे ये तुम्हें घूमती हुई स्ट्रक्चर नजर आ रही है, इसमें कितने एटम नजर आ रहे हैं टोटल? तुम्हें 5। 4 तो साइड में आपको ग्रीन कलर की बॉल्स नजर आ रही होंगी और एक सेंटर में हल्का सा ब्लूइश सा जो पार्ट है, तो सेंट्रल एटम है एक। टोटल 5 एटम को मिला के ये एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। होगा किसी चीज़ का मॉलिक्यूल, हमें इससे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। तो क्या तुम्हें दो बातें समझ में आई? एटम की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं? दो तरह से, कि एटम क्या होता है? सर एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। हो सकता है कि वो अकेला पाया जाए नेचर में, हो सकता है वो किसी के साथ कंबाइन होकर पाया जाए, यानी उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ना हो। दूसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग कि एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है, अगर उस कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके अंदर क्या है? एटम्स प्रेजेंट होंगे। एटम्स तो आपस में कंबाइन होकर नई चीज़ बनाएंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे 5 एटम ने कंबाइन होकर कोई मॉलिक्यूल बना लिया है ना, 5 चीज़ें आपको नजर आ रही हैं। बीच में जो आपको डैश, जो आपको पोल जैसे नजर आ रहे हैं ना, ये क्या होता है? इन्हें बॉन्ड बोलते हैं। एटम्स के बीच में बॉन्ड बन जाते हैं जिससे पूरा एक मॉलिक्यूल तैयार हो जाता है। तो थोड़ी सी बात हमें समझ में आई एटम के बारे में कि वो छोटा सा, वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम बोलेंगे जिसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, या एटम वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये तो थोड़ी सी डेफिनेशन वाली बात हुई। अब बात करते हैं साइज ऑफ एटम की। मैंने आपको बताया था बच्चों, एटम बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि आप उसको माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे। The size of an atom is so small that we cannot see them even under a powerful optical microscope। ध्यान से देखो, आपके पास एक पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप मतलब जिसमें लाइट यूज करते हैं, रोशनी यूज करते हैं, कोई रोशनी पड़ती है बल्ब से या किसी चीज से। तो अगर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप आपके पास काफी पावरफुल वाली भी है ना, तब भी आपको एटम दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा होता है। फिर कैसे देखेंगे एटम? एटम की तो हमारे पास इमेजेस अवेलेबल होती है ना। आज के टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है कि हम लोग एटम की इमेजेस देख सकते हैं। इनफैक्ट एटम के अंदर क्या होता है वो भी देख पाते हैं ना। से जो आपका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 4, उसमें यही होगा, एटम के अंदर क्या है वो भी हम लोग देख सकते हैं। अब किस टेक्निक से वो देखते हैं वो आपके 9th क्लास में बहुत पूछी जाती है कि एटम को देखने के लिए कौन से टाइप की टेक्निक यूज की जाती है, बताऊंगा उसको भी आगे। फिलहाल इस पर थोड़ा ध्यान दो कि इतना छोटा एटम होता है कोई भी कि भाई उसको पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर में रख के भी नहीं देख पाते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा इलस्ट्रेशन सुनना ध्यान से। अगर मैं 15 मिलियन कॉपर एटम लूं, 15 मिलियन कितने होते हैं? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, है ना। तो यानी 150 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो मैंने वो जीरो यहीं लगा दी, तो 150 लाख यानी 1.5 करोड़ आप मान सकते हो। सिंपली टर्म्स में कितने? 1.5 करोड़। तो अगर आप 1.5 करोड़ कॉपर एटम्स को एक लाइन में अरेंज करना चाहोगे, देखो मैंने नीचे लाइन बनाई हुई है, आप साइड बाय साइड जैसे रो में खड़ा करते हैं ना बच्चों को, कि भाई ऐसे बच्चों को एक लाइन लगा के खड़ा करते हैं कि बेटा तुम यहाँ खड़े हो जाओ, है ना। इस तरह से इसको खड़े कर दिया, इसके बराबर में एक को खड़े कर दिया, है ना। बिल्कुल मान लो अटैच होकर खड़े करना है, बिल्कुल हमें गैप ज़्यादा नहीं देना है, तो ऐसे लाइन बनाते जा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से उन 1.5 करोड़
कॉपर एटम्स को अगर मैं लाइन में अरेंज करने की कोशिश करूं, उन 1.5 करोड़ एटम्स को अरेंज कर लेने के बाद उस लाइन की जो विड्थ होगी वो मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर तक जाएगी। यानी 1 सेंटीमीटर की विड्थ में या लेंथ में आप मान सकते हो 1 सेंटीमीटर की लेंथ हुई उस लाइन की, और उसके अंदर कितने लोग आ गए, 1.5 करोड़ कॉपर के एटम आ गए। सोचो कितने छोटे छोटे एटम होते होंगे कि सारे एटम्स को साइड बाय साइड लगा के आपने जब आपने खड़ा किया, सबको अरेंज किया, तो जो लाइन बनी वो सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक की बनी। यानी उन्होंने सिर्फ 1 सेंटीमीटर का स्पेस ऑक्यूपाई किया। तो इससे क्लियर समझ में आता है कि एटम कितना छोटा पार्ट होता है किसी भी चीज़ का। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एटम प्रेजेंट है या हमारी पास जो भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है उसमें जो भी एटम प्रेजेंट हैं उनको हम लोग आईज से तो छोड़ो, आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं पाओगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो सर फिर कैसे देखते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हमें ये भी जानना जरूरी है कि जो एटम का साइज है इतना छोटा है, इसकी कोई यूनिट बताओ। भाई मीटर में थोड़ी ना नाप सकते हो कि एक एटम 1 मीटर का ऐसा होता है, नहीं ना। मीटर भी बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी, सेंटीमीटर भी बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी, इनफैक्ट मिलीमीटर भी बहुत बड़ी यूनिट हो जाएगी। ये सब चीज़ें यूज नहीं कर सकते एक एटम के साइज को डिफाइन करने के लिए। हमें इनसे भी कोई छोटी यूनिट चाहिए। दिखाऊंगा आपको कौन सी यूनिट यहाँ पे यूज करते हैं हम किसी भी एटम के साइज को डिटरमाइन करने के लिए। तो सेकेंड पॉइंट हमारा ये है, टेक्निक का नाम है बच्चों वी यूज STM, द टेक्निक जिसकी हेल्प से हम लोग एटम्स के पिक्चर ले सकते हैं। STM स्टैंड्स फॉर स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप। नाम ध्यान रखना अच्छे से, आपको इसके बारे में नहीं पढ़ना है बट आपको नाम जरूर पता होना चाहिए कि विच टेक्निक इज यूज टू सी द पिक्चर ऑफ एटम, या किस टेक्निक का यूज करके हम लोग किसी एटम को देख सकते हैं। तो वो टेक्निक है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप टू सी द इमेज ऑफ एन एटम। सिंपल माइक्रोस्कोप आपकी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होगी, उससे कुछ काम नहीं चलेगा। आपको ये स्पेशल एडवांस टेक्निक चाहिए जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से आप लोग अपने एटम को देख सकते हो। अच्छा, दुनिया में सबसे छोटा एटम कौन सा होता है? तो आंसर है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम दुनिया में सबसे छोटा एटम है। हाइड्रोजन से छोटा एटम कोई नहीं होता। तो पूरे एंटायर जितने भी हमारे पास एलिमेंट अवेलेबल हैं, है ना, जितने भी अभी तक डिस्कवर किए हैं, उन सब में सबसे छोटा एटम हाइड्रोजन का होता है। ध्यान रखिएगा। एटम के साइज को मेजर किस में करते हैं? मैंने बताया था मीटर में नहीं कर सकते, सेंटीमीटर में नहीं कर सकते, मिलीमीटर में भी नहीं कर सकते। किस में करेंगे? नैनोमीटर में करेंगे। नैनोमीटर को शॉर्ट में लिखते हैं NM। कितना होता है सर 1 नैनोमीटर? 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। मतलब आप क्या करो, देखो समझाने के लिए बताता हूं। 1 मीटर का आपने स्केल देखा होगा ना, कपड़ा नापने वाला जो स्केल आता है वो 1 मीटर का लंबा सा स्केल होता है जिसे क्लॉथ मेजर करते हैं। इस स्केल के 100 करोड़ पार्ट कर लो इक्वल, 100 करोड़ इक्वल पार्ट्स कर लीजिए आप इसके। 1 मीटर की स्केल के 100 करोड़ इक्वल पार्ट्स कर लीजिए, तो जो वो एक पार्ट आएगा, है ना, 100 करोड़ में से किसी एक पार्ट को उठाओगे तो वो एक पार्ट 1 नैनोमीटर का होगा। सोचो कितना छोटा होगा। 1 मीटर की स्केल के 100 करोड़ पार्ट्स करने के बाद जो एक पार्ट आप उसमें से कोई पिकअप करोगे, देन दैट वुड बी ऑफ 1 नैनोमीटर। तो नैनो है इसलिए 9 आया है। तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि 1 मीटर का तो बहुत छोटा हिस्सा है ना। कुछ बुक में ऐसा भी हो सकता है लिखा हो कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/10⁹ मीटर। तो वो एक ही तो बात है। आपने 1 मीटर के को 10⁹ से यानी 100 करोड़ से डिवाइड कर दिया। आप इस 10⁹ को ऊपर ले जाओ, ये नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो इससे आपका MCQ बन सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे ये बात पूछी जा सकती है एटम के बारे में कि एटम के साइज को मेजर करने की यूनिट क्या होती है? नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻⁹ होता है, +9 मत लिखिएगा याद से। नैनोमीटर है तो इक्वल टू में नेगेटिव वैल्यू आएगी, 10⁻⁹ मीटर। कौन सी टेक्निक से हम लोग एटम को देख सकते हैं? STM से, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से। सबसे छोटा एटम किस एलिमेंट का होता है? तो हाइड्रोजन का एटम सबसे छोटा होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो एटम का बेसिक मैंने तुम्हें भी आज समझा दिया। थोड़ी सी बात करते हैं, यहां से चैप्टर की असली स्टोरी स्टार्ट होगी एटम का बेसिक जान लेने के बाद। क्या स्टोरी स्टार्ट होती है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब इतनी सारी केमिकल रिएक्शन होती है। अभी आपने देखा था ना, केमिकल रिएक्शन आपको पहले दिखाई थी कि जब हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन से कराई थी तो अमोनिया बन गई थी। तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं दुनिया में, दुनिया भर की केमिकल रिएक्शन होती हैं। हमारी बॉडी के अंदर इतनी सारी केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं। भाई डाइजेशन होता है, खाना खाते हो ना, फूड डाइजेस्ट होता है,
आप जब ब्रीदिंग करते हो तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, हमारी बॉडी में इतने सारे सेल्स हैं, सब वर्क परफॉर्म कर रहे हैं अपना अपना, किडनी के अंदर इतनी सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं, तो पूरी एंटायर बॉडी जो हमारी है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं। वो केमिकल रिएक्शन एक सर्टेन लॉज को फॉलो करती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है अपनी मर्जी से, ना, देयर इज अ फिक्स्ड पैटर्न जो हमेशा फॉलो होता है। उन्हीं फिक्स्ड पैटर्न को कुछ लॉज बोलते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके हिसाब से वो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होती हैं। भाई अगर लॉज नहीं होंगे, रूल्स रेगुलेशन ना हो कहीं पे, तो डिसिप्लिन कम हो जाता है ना। भाई अगर किसी स्कूल में, किसी क्लास में अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, है ना, तो उस सिचुएशन में कोई भी चीज़ प्रॉपर मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कुछ लॉज बनाए जाते हैं हर चीज़ के, जिसके हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं। तो नेचर में भी कुछ लॉज हैं केमिकल रिएक्शन में, जिसके हिसाब से वो रिएक्शन कैरी आउट होती हैं। तो ध्यान से पढ़ो। वेनेवर, दो वर्ड दिए, मैं इनको समझा दूंगा अभी तुम्हें। रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट वर्ड आया एक तो, रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, एक तो प्रोडक्ट और एक रिएक्टेंट, ये बताऊंगा अभी क्या होते हैं। तो जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट के साथ, देन दे डू दिस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। तो कुछ नियम हैं, कुछ लॉज हैं जिसके हिसाब से इनकी आपस में रिएक्शन होती है। इन लॉज को ही हम क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी जब रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे प्रोडक्ट के साथ, सर रिएक्टेंट क्या होते हैं? तो सुनना, रिएक्टेंट, सॉरी, प्रोडक्ट से रिएक्शन नहीं करेंगे, मैंने एक मिस्टेक पॉइंट पे बोल दिया। रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर, आपस में रिएक्टेंट जो होंगे वो रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएंगे, उसे प्रोडक्ट बोलते हैं जो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ तुम्हें, जो भी मैंने लिखा भी था पहले, हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर मैं नाइट्रोजन से कराऊँ, सुनते रहना मेरी बात ध्यान से, नाइट्रोजन से कराऊं तो अमोनिया बनती है ना। हो सकता है और कुछ भी बनता हो, बट फिलहाल अमोनिया वाला एग्जांपल लिया हमने इजी सा। देखो किन दो चीज़ों की रिएक्शन हो रही है? सर हाइड्रोजन की नाइट्रोजन से हो रही है, तो ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट कहलाते हैं। यानी रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होते हैं जिनके बीच में रिएक्शन परफॉर्म होती है। ठीक है, और एरो के बाद जो चीज़ बनती है, एक चीज़ बन रही है, दो बन रही हैं, तीन बन रही हैं, चार बन रही हैं, जितनी भी बन रही हैं, जो चीज़ बनती हैं उनको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? प्रोडक्ट। यानी एक केमिकल रिएक्शन में एरो लगाते हैं, एरो से पहले जिन चीजों के बीच में रिएक्शन हो रही है, दोज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड आफ्टर दैट जो बन रहा है, दोज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ऐसा ये जो काम हो रहा है हाइड्रोजन नाइट्रोजन को मिक्स करके अमोनिया बनाना वाला, तो इसमें कुछ सर्टेन लॉज फॉलो होते हैं। उन लॉज को क्या बोलते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो लॉज हम लोगों को यहाँ पढ़ने हैं, स्टैंडर्ड लॉज जो हैं। तो कौन कौन से हैं वो दोनों के दोनों? फर्स्ट वन है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये फॉलो होता है हमेशा। दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या इसको कुछ बुक में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, वो एक ही बात है। और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इट डजंट मैटर, है ना, डेफिनेट या कांस्टेंट एक ही वर्ड होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें समझ में आना चाहिए कि क्या होता है, पढ़ेंगे इसको। देन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब एक तरह से रेशो, मतलब जैसे हाइड्रोजन का रेशो ऑक्सीजन से निकाला जाए, तो ये जो बीच में सिंबल लगाया है, ये एक तरह का क्या है? प्रोपोर्शन, है ना। इसको आप लोग प्रोपोर्शन बोल सकते हो। तो दो चीज़ों के बीच में रेशो निकालते हैं, उस चीज़ को प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। तो मेरी बात इतनी समझ में आई कि सर व्हाट डू यू मीन बाय लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? तो सर जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है ना, यानी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वहाँ पे सर्टेन लॉज फॉलो होते हैं। उन लॉज को ही हम केमिकल रिएक्शन के कॉम्बिनेशन के लॉज कहते हैं। और दो मेजर लॉज हमें पढ़ने हैं यहाँ पे, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मास वाला, और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिसको कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। एक आज पढ़ाऊंगा और एक नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। एक और बात बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि दोनों के दोनों लॉज किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे। दोनों ने अलग अलग साइंटिस्ट के नाम आएंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी अलग पर्सन ने दिया, एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन किसी अलग पर्सन ने दिया। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेम द साइंटिस्ट हु हैड गिवन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो नाम पता होना चाहिए, हम पढ़ लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद साइंटिस्ट का नाम पूछ सकते हैं जिसने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया, जिसके, क्योंकि इन दोनों लॉज के हिसाब से ही सारी केमिकल रिएक्शन चलती हैं दुनिया में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस इज द फर्स्ट लॉ जो हमें पढ़ना है आज,
किसने दिया? मैंने नीचे लिखा हुआ है, पहले देख लो किसने दिया। दिस लॉ वॉज गिवन बाय लेवोजियर। नाम देखो ध्यान से, देख लेना, मैं ध्यान लिख देता हूँ, LAVOISIER, लेवोजियर। पूरा नाम आप चाहे गूगल कर लेना, एंटोनी लेवोजियर होगा कुछ ऐसे करके, है ना। अगर लेवोजियर भी लिखोगे तब भी कोई इशू नहीं है, वैसे पूरा नाम एंटनी लेवोजियर के नाम से होगा। ही वॉज द साइंटिस्ट जिसने ये लॉ प्रपोज किया था, और इसके लॉ को फॉलो किया जाता है। इसी तरह से सारी केमिकल रिएक्शन दुनिया में परफॉर्म होती हैं। इस बंदे ने क्या कहा? बहुत सिंपल सी बात इसने कही। भाई देखो, मैं पीछे वापस जाके समझाता हूँ। इसने ये कहा कि भाई सपोज करो हाइड्रोजन तुम्हारे पास 5 ग्राम है। लोगों ने कहा चलो ठीक है। नाइट्रोजन तुम्हारे पास मान लो 10 ग्राम है। तुमने 5 ग्राम हाइड्रोजन को 10 ग्राम नाइट्रोजन के साथ मिलाया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुनना बस। अगर 5 ग्राम हाइड्रोजन को 10 ग्राम नाइट्रोजन के साथ मिलाया तो टोटल मास कितना हो गया रिएक्टेंट का? सर 5 और 10 15 ग्राम हो गया, ठीक है। तो उसने लॉ ने ये कहा, कंजर्वेशन ऑफ मास वाले लॉ ने, कि आपके रिएक्टेंट का मास जितना होगा ना टोटल, उतना ही मास प्रोडक्ट का आता है। यानी अमोनिया भी कितनी बनेगी? टोटल कितना था मिला के? ये 15 ग्राम, तो 15 ग्राम अमोनिया बनेगी। यहाँ पे मास ना तो क्रिएट होगा ना मास लॉस होगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे 5 ग्राम हाइड्रोजन और 10 ग्राम नाइट्रोजन को मिलाया, टोटल 15 ग्राम बनना चाहिए था, आगे यहाँ पे सिर्फ 14 ग्राम बना या 16 ग्राम बन गया। इट इज नॉट पॉसिबल। तो टोटल मास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है हमेशा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। देखो, the law of conservation of mass means that in a chemical reaction the total mass of the product is equal to the total mass of the reactant। जितना टोटल मास प्रोडक्ट का है, जिन चीज़ों को आपस में मिलाया था उनका जितना मास है, उतना ही मास किसका होगा? जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका होगा। यानी रिएक्टेंट का टोटल मास, देखो यहाँ पे रिएक्टेंट का टोटल मास किसके इक्वल होता है? हमेशा प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होता है। मास बिल्कुल भी रिएक्शन के टाइम पे चेंज नहीं होता। देयर इज नो चेंज इन मास ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। यानी मास इज कंजर्व्ड। मास can never be created, neither be created and nor be destroyed during a chemical reaction। देखो जैसे यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग एटम्स दिख रहे हैं, यहाँ पे भी कई सारे एटम्स दिख रहे हैं। तो इन दोनों को मिला के जब ये कोई नई चीज़ बनी तो आप काउंट भी करोगे ना सारे के सारे, ये तो आपको टोटल इतने ही मिलेंगे। ग्रीन वाले काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ग्रीन वाले उतने ही हैं। आप रेड वाले काउंट कर लो, यहाँ पे और यहाँ पे सेम मिलेंगे। यानी अगर यहाँ पे टोटल मास सपोज करो कि x ग्राम है, तो यहां पर भी टोटल मास x ग्राम ही मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि जिन चीजों के बीच में रिएक्शन परफॉर्म करी थी ना, चाहे वो 2 चीजें हों, 3 हों या 4 हों, कुछ भी हो सकता है, ये वो सारे रिएक्टेंट कहलाते हैं। आपको ये अच्छे से पता है, जिनके बीच में रिएक्शन परफॉर्म होती है दोज आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट। और उनकी वजह से जो नई चीज बनती है, जो एरो के इधर लिखते हैं, उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। एक प्रोडक्ट भी बन सकता है, 2 3 4, सब रिएक्शन में अलग अलग होते हैं। तो टोटल मास रिएक्टेंट का हमेशा किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। ये बेस्ट वे में रिप्रेजेंट किया है स्लाइड में। किसने प्रपोज किया ये लॉ? लेवोजियर ने, एंटोनी लेवोजियर ने। ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया लॉ अच्छे से। इसके बाद एक न्यूमेरिकल यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी को अच्छे से जस्टिफाई करने के लिए, है ना। हमेशा अगर लॉ पूछा जाएगा आपसे तो आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, किसने प्रपोज किया ये बता देना, और आफ्टर दैट इन शॉर्ट में कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ये डायग्राम जो है ना, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे दिखाया है। आपको इसे नोटबुक में बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नोटबुक में आप ये एग्जाम्पल बना सकते हो कि ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। मैंने क्या करा, देखो ध्यान से सुनना। इफ 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है, आपने देखा था लास्ट चैप्टर में, कई सारे फॉर्मूले अलग अलग। जब इसको डिकम्पोज करते हैं, डिकम्पोज करने का मतलब हीट करते हैं। ये केमिस्ट्री में जो मैंने ट्रायंगल लगाया हुआ है ना, ट्रायंगल हीटिंग का सिंबल होता है। ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? ये चीज़ों को हीट किया जा रहा है। कभी भी किसी भी केमिकल इक्वेशन में आपको ऐसा ट्रायंगल नजर आए तो इसका मतलब वहाँ पे हम लोग हीटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट मैंने 100 ग्राम लिया किसी टेस्ट ट्यूब में और उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, गर्म करना स्टार्ट कर दिया। तो 2 चीज़ें बनती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। ये 2 चीज़ें बनती हैं। जब इनका मास तोला गया तो देखा कि 56 ग्राम तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिली।
तो हमने इनको ऐड करके देखा, ऐड करने के बाद ये भी 100 ग्राम आया। तो सर रिएक्टेंट यहाँ पे अकेला था, इसका टोटल मास 100 ग्राम था। प्रोडक्ट यहाँ पे ये दोनों थे, इन दोनों को ऐड किया, यहाँ पर भी टोटल मास 100 ग्राम है। तो हाँ, इस केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई हो रहा है। ऐसे ही होंगे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके ऊपर। आपको कोई भी रिएक्शन दे देगा, वो बोलेगा कि इसमें प्रूव करके दिखाओ या वेरीफाई करके दिखाओ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। तो हमें वहाँ पे वेरीफाई करके दिखाना होता है। बहुत आसान से क्वेश्चन आएंगे, कराऊंगा एक क्वेश्चन तो आज ही करा दूंगा, और फिर जब हम लोग सेकंड वाला लॉ पढ़ लेंगे अगले लेक्चर में, उसके बाद हम लोग एक दो क्वेश्चन इसके और कर लेंगे। बहुत ईजी से क्वेश्चन होते हैं। हमें बस क्या जस्टिफाई करना है कि टोटल मास रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के टोटल मास के इक्वल होना चाहिए, दैट्स इट। देख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। आपको क्वेश्चन नोट नहीं करना है जो एनसीईआरटी में होता है, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख लिया कीजिए, मोर देन इनफ है। ठीक है, एनसीईआरटी में जब चैप्टर ओपन करोगे तो ढूंढ लेना, तुम्हें ये क्वेश्चन नजर आ जाएगा। क्या बोला है, ध्यान से पढ़ते हैं। इन अ रिएक्शन, देखो रिएक्शन वो ये रही, मैं तुम्हें दिखा दूं, ये है पूरी रिएक्शन, वो ये है वो पूरी रिएक्शन, नीचे लिख के दे रखी है, मैं इसको ठीक करके लिख दूंगा। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट ये रहा 5.3 ग्राम है, रिएक्टेड विद 6 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड, ये 6 ग्राम एसिडिक एसिड से रिएक्शन करता है, ऐड करके लिखा हुआ है। द प्रोडक्ट्स वर, प्रोडक्ट क्या क्या बने, 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये रही कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसके अलावा 0.9 ग्राम वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट ये रहा, वाटर ये रहा, ये सब चीजें बनी है, 3 चीजें बनी है यानी प्रोडक्ट में। शो दैट दीज ऑब्जर्वेशंस आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको यानी वेरीफाई करके दिखाना है कि ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो सर कैसे वेरीफाई करें, बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान है, सुनना ध्यान से। इस रिएक्शन को लिखो ध्यान से, और इसके नीचे मास हैंड टू हैंड लिखते रहेंगे। क्या क्या चीज़ें हैं सर, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हम लोगों ने कराई है एसिटिक एसिड के साथ, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कराई गई है एसिटिक एसिड के साथ। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट एसिटिक एसिड, कितने कितने ग्राम है, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है, 6 ग्राम एसिटिक एसिड है, 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है और 6 ग्राम एसिटिक एसिड है। इनसे क्या क्या बना सर, इनसे 3 चीज़ें बनी, सोडियम एसिटेट बना है, लिख लेते हैं, सोडियम एसिटेट बना है, सोडियम एसिटेट, सॉल्यूशन में आपको इतना ही करना है हमेशा। सोडियम एसिटेट बना है, कितना बना है ऊपर से पढ़ो, कहीं होगा ज़रूर, 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट, 8.2 ग्राम बना है, 8.2 ग्राम लिख दो उसके नीचे। ठीक है, और क्या क्या बना सोडियम एसिटेट के अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना, तो यही नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास इतनी स्पेस नहीं है, तो प्लस में वाटर, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड को मैं CO2 लिख देता हूँ, आपको पता है सिंबल इसका है ना, इतना टफ नहीं होता कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने इसको CO2 लिख दिया। वाटर, और ये कितना कितना बना है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.9 ग्राम वाटर, लिखो उसकी वैल्यू सर, 0.9 ग्राम वाटर है और 2.2 ग्राम, 2.2 ग्राम, ठीक है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, हमें ये बताना है कि इस इक्वेशन में, इस रिएक्शन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम क्या करने वाले हैं, हम मास निकालेंगे टोटल रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। अब रिएक्टेंट कौन कौन है, जिनके बीच में रिएक्शन हुई है, यानी ये दोनों जो ब्लैक कलर से लिखे हुए हैं ये रिएक्टेंट हैं, और जो ये तीनों बने हैं ब्लू कलर वाले ये प्रोडक्ट हैं, यही तो होता है ना। तो निकाल लेते हैं टोटल मास, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स है ना, तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकालना बड़ा आसान है, कैसे निकालेंगे, ऐड कर लो दोनों मासेस को, जस्ट सिंपल। तो 5.3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, 11.3 ग्राम ये आया। टोटल मास प्रोडक्ट का निकाल लो, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट वो कितना आएगा, वो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 8.2, 0.9, 2.2। तो सर 8.2, ठीक है, ये थोड़ा मैंने डैश लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, 8.2 प्लस 0.9 प्लस 2.2, इनको सबको ऐड करो, यहाँ पे भी कितना आएगा, ऐड कर लेना, 11.3 ग्राम आ रहा होगा। तो आपने इनको ऐड किया 11.3 आया, इनको ऐड किया 11.3 आया, यानी रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब यस, ये इक्वेशन परफेक्टली सेटिस्फाई कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो कैसे फाइनल आंसर देंगे हम लोग, तो फाइनल आंसर से देंगे, सिंस in the given reaction
in the given chemical reaction total mass of reactants किसके इक्वल आ रहा है? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कितना? 11.3 ग्राम है ना, दोनों का 11.3 है। ये बात फॉलो हो रही है, तो क्या करें? हेंस इट सेटिस्फाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इतनी बात हमें लिखनी पड़ेगी। हेंस इट सेटिस्फाइज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है ना, बस क्वेश्चन खत्म हो गया इतना सा। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। दिखने में बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा था, बस आपको सिर्फ सेटिस्फाई करके दिखाना था कि हाँ इस केमिकल इक्वेशन के अंदर हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है। तो हमने टोटल मास रिएक्टेंट का निकाल लिया, टोटल मास प्रोडक्ट का निकाल लिया, ऐड करके देखना था दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, ये लॉ यहाँ पे वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना इंट्रोडक्शन बहुत है। हम लोगों ने एक लॉ भी पढ़ लिया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आज सीख लिया। एक क्वेश्चन करा दिया तो काफ़ी अच्छे से उसका अब आइडिया लग गया होगा। अब जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसके अंदर सेकंड वाला लॉ पढ़ाऊंगा। पहले लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। उसको पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद उसके ऊपर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस करेंगे। फिर एक आध क्वेश्चन दोबारा से इसके ऊपर भी फिर से कराऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर, ताकि बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे ही ये दोनों लॉज खत्म होंगे फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन नाम के पर्सन ही थे जिन्होंने ये बोला कि दुनिया में सब कुछ एटम से मिलकर बना हुआ है। अगर एटम की डिस्कवरी ना होती ना तो एटम के अंदर और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं हमें आज के टाइम पे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये भी कभी किसी को पता ना लगते। और बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी डेवलप आज हम कर पाए हैं, चाहे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ भी है, इतनी सारी टेक्नोलॉजी अगर दुनिया में इंसान डेवलप कर पाया है तो वो कहीं ना कहीं इस बात से कि हमें इस बात का पता लगा कि एटम से मिलके बना हुआ है सब कुछ। तो इसलिए जॉन डाल्टन की उस थ्योरी का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। भले ही उस थ्योरी में बहुत सारे फेलियर थे, बहुत ड्रॉबैक थी, भाई इतने पुराने टाइम की बात है तो हर चीज़ हर बंदा नहीं कर पाता है, बट जब नई कुछ चीज़ें नई डिस्कवर होती हैं तो उसमें कमियां तो आएंगी ही आएंगी, कुछ ड्रॉबैक्स तो आएंगी ही आएंगी। तो वहाँ पे ड्रॉबैक्स होने के बाद भी उस थ्योरी की बड़ी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर जॉन डाल्टन एटम के बारे में ना बताते तो शायद आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इस लेवल पे ना जाती। तो भले ही थ्योरी की फेलियर थी, कई सारी फेलियर उसमें देखने को आपको मिलेंगी, काफ़ी सारी ड्रॉबैक भी मिलेंगी, बट स्टिल दैट वाज अ वेरी गुड थ्योरी। स्टार्टिंग बहुत अच्छे से की थी उन्होंने, सब चीज़ें बताई थी और फिर धीरे धीरे उस पर और एडवांसमेंट हुआ और डिस्कवरी हुई, नई नई चीज़ें बनती चली गई। ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।